अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे हम सिविल प्रोसीजर कोड पर। तो बहुत दिन से दोस्तों की ख्वाहिश थी कि सिविल प्रोसीजर कोड को इतना मुख्तसर करके बयान करें कि वो फिंगर टिप्स पे जो है चीजें क्लियर हो जाएं। तो आज हम सूट्स को डिस्कस करेंगे और इस तरह डिस्कस करेंगे, चीजों को इतना आसान मैंने करने की कोशिश की है कि सूट्स के हवाले से तमाम सेक्शंस आपके फिंगर टिप्स पर आ जाएंगे, वो भी सिर्फ 5 से 7 या 8 मिनट के अंदर इंशाल्लाह अजीज। तो जो हमारा सीपीसी है, सिविल प्रोसीजर कोड जो है, इसके बेसिकली दो पोर्शंस हैं। पहला जो इसका पोर्शन है वो लेजिस्लेटिव पार्ट है, जो हमारी असेंबली के जरिए कानून साजी इसमें होती है और अमेंडमेंट्स भी इसी के जरिए होती हैं। जो सेकंड पार्ट इसका है उसमें ऑर्डर्स हैं और रूल हैं, उसके अंदर जितनी भी अमेंडमेंट्स आएंगी वो हाई कोर्ट के जरिए आती हैं। चलिए आगे चलते हैं। आज हम लेजिस्लेटिव पार्ट में सूट को डिस्कस करेंगे और इस तरह डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कि कुछ टाइम में 8-10 मिनट में तमाम सूट के सेक्शंस जो हैं, अहम सेक्शंस, वो आपके फिंगर टिप्स पर होंगे। तो सूट के हवाले से सबसे पहले इसकी ज्यूरिसडिक्शन को देखते हैं। तो ज्यूरिसडिक्शन के हवाले से सेक्शन 9 ये कहता है, कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट अनलेस बार्ड। जब तक इंप्लाइडली बार्ड नहीं किया जाता या स्पेसिफिकली किसी चीज पर कोई बार ना हो, तो सिविल कोर्ट जो है वो तमाम किस्म के सूट्स को वो ट्राई करेंगी जब तक बार ना हो। ठीक है जी। अब सेक्शन 10 ही कहता है कि जनाब एक सूट फाइल कर दिया गया और उसी प्रॉपर्टी की बाबत और उन्हीं पार्टीज के दरमियान में अर्लियर जो है, प्रायर टू दिस सूट, जब इसको इंस्टीट्यूट किया गया तो उससे पहले एक सूट उसी प्रॉपर्टी की बाबत चल रहा है, तो क्या होगा कि फिर जनाब जो दावा दायर किया गया है, जो इंस्टीट्यूट किया गया है, वो स्टे हो सकता है। ठीक है जी। क्योंकि बेसिकली इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक प्रॉपर्टी को एक कोर्ट एक वक्त में डिसाइड करेगी। अगर दो कोर्ट्स में चलेगा तो यकीनी तौर पर उसमें कंट्राडिक्टरी व्यू भी आ सकता है। तो उस चीज के लिए, उस चीज से बचने के लिए ये सेक्शन 10 है, जो स्टे ऑफ सूट या स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स इस हवाले से इसमें हो सकती है। सेक्शन 11 डिस्कस करता है कि अगर एक प्रॉपर्टी को ऑलरेडी एक दावे के अंदर उसको वो सब्जेक्ट मैटर थी और पार्टीज भी उसमें वही थी, तो फिर जनाब क्या होगा कि अर्लियर अगर उसका डिस्पोजल हो गया, सिविल सूट में उसके बाबत कोई फैसला हो गया, ठीक है जी, और कोर्ट कॉम्पिटेंट थी, तो क्या होगा कि फिर जनाब रेस जुडिकाटा के तहत, इसके तहत ये नया सूट उस बाबत नहीं आ सकता। ये प्रोसीडिंग्स को स्टे कर रहा है कि अर्लियर एक सूट चल रहा है और ये जनाब उसका डिस्पोजल हो चुका है, लिहाजा नया सूट नहीं आ सकता। अब जनाब बार टू फर्दर सूट्स में से जो अहम चीज है वो सेक्शन 12 की सबसेक्शन 2 है। सबसेक्शन 2 ये कहती है कि अगर किसी आदमी ने ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, यानी कोई दावा दायर किया और फ्रॉड करते हुए और गलत बयानी करते हुए अदालत से वो अपने हक में डिग्री करवा लिया, तो कोर्ट ये कहती है कि जिसके मुखालिफ में वो डिग्री हुआ है वो आदमी नया दावा दायर नहीं करेगा, बल्कि सेक्शन 12 की सेक्शन 2 के तहत जो है वो एक एप्लीकेशन फाइल करेगा इस हवाले से कि जो दावा डिग्री हुआ है वो मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड की बुनियाद पर डिग्री हुआ है। तो जनाब 12(2) की एप्लीकेशन आएगी और उसमें अगर फ्रॉड साबित होता है तो उस डिग्री को सेट असाइड करके और दोबारा से उसकी समाअत जो है वो हो सकती है। तो इसमें अब आगे जनाब ये हमने इसकी अर्लियर जुरिसडिक्शन को डिस्कस किया। तो सेक्शन 15 ये कहता है कि हर सूट जब फाइल होगा तो वो कॉम्पिटेंट कोर्ट की जो लोएस्ट ग्रेड होगा उसमें वो फाइल होगा, यानी कॉम्पिटेंसी के हवाले से उसकी जो पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन है, यानी जितनी उसकी कीमत के हवाले से, वैल्यू के हवाले से जो कॉम्पिटेंट कोर्ट होगी उसमें सबसे जो निचले ग्रेड की कोर्ट होगी उसमें वो फाइल होगा। और कहां फाइल होगा? जहां पर सब्जेक्ट मैटर है। मिसाल के तौर पर एक प्रॉपर्टी लाहौर में वाक़या है तो उसके हवाले से सूट जो है वो कराची में या पेशावर में या क्वेटा में या इस्लामाबाद में फाइल नहीं होगा, बल्कि जहां पर सब्जेक्ट मैटर है वहां पर सूट फाइल होगा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के हवाले से। सेक्शन 16 के बजाय सेक्शन 17 यह कहता है कि जहां पर ऐसा है कि प्रॉपर्टी की जो ज्यूरिसडिक्शन इस हवाले से वो अनसर्टेन है, चीजें वाज़ेह नहीं है कि ये प्रॉपर्टी बेसिकली लाहौर में आ रही है या ये ननकाना में आ रही है या ये शेखुपुरा में आ रही है या कसूर में आ रही है। अब दो जहां पर डिस्ट्रिक्ट्स आपस में मिल रहे हैं और प्रॉपर्टी का पता नहीं चल रहा वो कहां है, या डिस्ट्रिक्ट्स के ना मिलने के बावजूद भी प्रॉपर्टी की जो ज्यूरिसडिक्शन है वो अनसर्टन है, तो फिर क्या होगा कि उनमें से किसी भी एक जगह पर जहां पर प्रॉपर्टी मौजूद है, अगर दो इजला में से किसी एक जिले में सूट फाइल जो है वो हो सकता है। अब जनाब बात ये आ गई कि ये तो हमने प्रॉपर्टी को डिस्कस किया कि जहां पर प्रॉपर्टी होगी वहां पर सूट फाइल होगा, लेकिन ऐसा होता है कि जब हम डैमेजेस का या कंपनसेशन फॉर रॉन्ग का हम जब दावा दायर करते हैं डैमेजेस का, तो वो कहां फाइल करें? उसके हवाले से सेक्शन 19 है
जो इसको डिस्कस करता है। तो इस हवाले से इसमें दोनों चीजें, जहां पर आप रह रहे हैं वहां भी फाइल कर सकते हैं और जहां पर कॉज ऑफ एक्शन हुई वहां भी फाइल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर यह है कि जहां पर जो मुद्दाले है, जिससे आपको पैसे लेने मंसूब हैं, जिससे आपको पैसे लेने की जरूरत है, यानी जिसके खिलाफ दावा दायर करेंगे, अगर वहां पर आप फाइल करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर है। ये सेक्शन भी यही कहता है कि उसको वहां फाइल करें जहां पर वो ऑर्डिनरी रहता है और जहां पर उसकी प्रॉपर्टी वगैरह के चांसेस ज्यादा है, ताकि उसमें आसानी पैदा हो। अब सेक्शन 20 जो है इसमें इस हवाले से कि अगर जनाब जहां पर ज्यूरिस्डिक्शन अनसर्टन थी या कोई और चीज मौजूद थी, तो कोई ऑब्जेक्शन जो ज्यूरिस्डिक्शन के हवाले से है, उस ऑब्जेक्शन को कानून ये कहता है कि एज अर्ली एज पॉसिबल, यानी जितनी जल्दी हो सके उसको कोर्ट में उसको अपनी जो कोई ऑब्जेक्शन है उसको फाइल करें और उसको एज अर्ली एज पॉसिबल उसको उठाएं। अगर सूट के मौका पर किसी आदमी ने किसी ऑब्जेक्शन को नहीं लिया ज्यूरिस्डिक्शन के हवाले से और लेटर ऑन क्या हो गया कि जनाब जब कोई रिवीजन आ गई या कोई अपील आ गई उसमें जाकर उसको लिया, तो फिर कोर्ट उसको कंसीडर नहीं करेंगी जब तक कोई कोर्ट ये ना समझे कि इसको कंसीडर करना जरूरी है, तो रूटीन में उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब जनाब इस हवाले से चूंकि कई एक चीजें आ रही हैं, कहीं पर ज्यूरिस्डिक्शन वो अनसर्टन है, कहीं पर कंपनसेशन की बात आ रही है, तो जहां पर कहीं कोई मामला ऐसा मौजूद हुआ जहां पर जो दावा है उसकी दायरी की टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन गलत है या कोई प्रॉब्लम उसमें आ गया या वो अनसर्टन थी, तो उस हवाले से गुजारिश है कि फिर जनाब ये अदालत को इख्तियार हासिल है कि वो खुद या किसी की एप्लीकेशन पर उसको ट्रांसफर कर सकती है एक जिले से दूसरे जिले में। अगर एक जिले से दूसरे जिले में जाएगी तो फिर आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको एक जिले की मुख्तलिफ तहसीलों में, तो वहां पर सेशन जज को या डिस्ट्रिक्ट जज को ये इख्तियारात हासिल है, तो वो खुद भी अपने इल्म में आने पर ये कर सकते हैं और उसके लिए एप्लीकेशन भी फाइल की जा सकती है। लेकिन अगर ट्रांसफर के लिए कोई एप्लीकेशन फाइल की जाती है तो उसके लिए कंपलसरी और नेसेसरी है कि दूसरी पार्टी को सुना जाए और सुनने के बाद उसको ट्रांसफर अगर करना जरूरी समझे कोर्ट तो वो कर सकती है। तो जनाब ये ट्रांसफर के हवाले से भी हमने पढ़ लिया। अब हमने सूट को उसकी ज्यूरिस्डिक्शन को डिस्कस कर लिया, फिर हमने जनाब उसकी टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन को भी डिस्कस कर लिया। अब इससे आगे आ गया कि इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। सेक्शन 26 जो था वो था इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के हवाले से, लेकिन जिस तरह प्रोसीडिंग्स पाकिस्तान में के बनने से लेकर अब तक चलती रही हैं वो इतनी सुस्ती से चलती हैं। हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो इतना सुस्त है और इतना डिलेड रिलीफ उसमें मिलता है कि जिसका मिलने का या ना मिलने का बजाय कोई फायदा या नुकसान, मैं फायदा तो नहीं होता, नुकसान बेतहाशा हो सकता है। तो उसके हवाले से इमरान खान की गवर्नमेंट में सन 2020 में ये अमेंडमेंट की गई थी सेक्शन 26 में, और बड़ी जबरदस्त किस्म की अमेंडमेंट की गई थी। उस अमेंडमेंट पर क्यों अमल नहीं हो सक रहा, कौन उसका जिम्मेदार है, वकला जिम्मेदार है या जुडिशरी जिम्मेदार है या दोनों जिम्मेदार है? मेरी राय में दोनों जिम्मेदार है, लेकिन बहरहाल उस पर जो अमल नहीं हो सक रहा उसका जिम्मेदार जो भी हो, अवाम को उसका नुकसान भुगतना पड़ रहा है। अब वो अमेंडमेंट क्या थी, उस अमेंडमेंट को मैं डिस्कस करता हूं कि अमेंडमेंट थी क्या। उस अमेंडमेंट के तहत जनाब सूट को फाइल अब किया जाता है, उसके दो पोर्शंस थे। पहला पोर्शन जो है वो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है और सेकंड जो है वो उसका ट्रायल है। अब इस अमेंडमेंट के जरिए किसी भी ट्रायल को, किसी भी सिविल ट्रायल को इस अमेंडमेंट के जरिए क्या किया गया कि उसके लिए टाइम दिया गया 6 मंथ्स का, कि 6 महीने के अंदर किसी नौयत का भी जो ट्रायल है उसको जनाब 6 महीने के अंदर खत्म करना है। कैसे खत्म करना है जी? सूट जनाब फाइल हुआ, सूट किस तरह फाइल होगा? एक प्लेट की शक्ल में फाइल होगा सेक्शन 26 के तहत। अब जनाब 26 के बाद में ए और बी का इसमें इजाफा हो गया, और ये अमेंडमेंट जो थी लगभग एक जैसी ही अमेंडमेंट इस्लामाबाद के हवाले से और केपी के हवाले से भी ये अमेंडमेंट आई थी, और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में थोड़ी सी मुख्तलिफ चीजें थी। अब जनाब ये दावा फाइल हो गया इन शेप ऑफ प्लेट में। इस दावे के साथ क्या किया जाएगा कि मुद्दई तमाम मुद्दा अलहम के हवाले से जितने मुद्दा अलहम होंगे उनको उतनी ही कॉपीज दावे के साथ वो मुंसलिक करेगा। दावा फाइल हो गया। अब जैसे ही मुद्दाले के इल्म में ये बात आई और वो कोर्ट अब में अपीयर हुआ, तो अपीयर होने के बाद उसको टोटल टाइम दिया जाएगा 30 डेज का। यानी कोर्ट इस हवाले से अनटिल अनलेस वो कोई ऐसी चीज नहीं समझती कि मौजूद है जिसकी वजह से टाइम ज्यादा बढ़ाना जरूरी है, कोर्ट उसको 30 दिन से आगे उस टाइम को एक्सीड नहीं कर सकती। अब कोर्ट क्या करेगी कि 30 दिन के अंदर उसको जनाब एक मौका 10 दिन का दे दिया, 5 दिन का दे दिया, 5 दिन का दे दिया, 5 दिन का दे दिया, कुल मिलाकर 30 डेज। लेकिन 30 डेज से आगे किसी नौयत का भी उसका कोई जवाज नहीं होगा
उस आदमी का यानी मुद्दालय का कि जनाब मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे इतला नहीं मिली, या फला हो गया, मैं कहीं गया हुआ था, मैं बीमार था, किसी नौयत का कोई बहाना उसके बाद में 30 डेज के बाद कानूनन जैसे कानून बनाया गया है उसके मुताबिक नहीं चलेगा। ठीक है जी। लो जी 30 डेज में जनाब आपकी रिटर्न स्टेटमेंट आ गई। अब रिटर्न स्टेटमेंट के बाद में अगर इन केस 30 डेज में वो नहीं आती तो क्या होगा, कानून ये कहता है 26 ये कहता है कि जनाब उसका राइट ऑफ डिफेंस जो है वो स्ट्रक कर दिया जाएगा। ठीक है जी, 30 डेज खत्म तो राइट ऑफ डिफेंस भी खत्म। ठीक, ये इसकी जनाब सजा थी। अब हुआ क्या जनाब, ठीक है जी 30 डेज में जवाब आ गया। जवाब के बाद में अब ये इस कानून के तहत क्या किया गया कि 7 दिन का टाइम दे दिया गया, किस चीज के लिए, इश्यूज फ्रेम करने के लिए। अदालत ने विद इन 7 डेज इश्यूज फ्रेम कर दिए और इश्यूज के अगले 7 दिन का टाइम दे दिया गया कि भाई किसी पार्टी को इन इश्यूज पर अगर कोई ऐतराज है तो वो अपनी ऑब्जेक्शन ले आए, एक चीज। और अगले 7 दिन के अंदर ही क्या होना है कि जनाब इसमें जो स्टेटस को की एप्लीकेशन है या कोई दीगर एप्लीकेशन है उसका भी फैसला हो जाना है। और अगर कोई एप्लीकेशन फर्दर आ जाती है तो उस एप्लीकेशन की वजह से ट्रायल को रोका नहीं जाएगा। और इन्हीं 7 दिनों के अंदर क्या होना है कि आपने लिस्ट ऑफ विटनेसेस देनी है, ठीक है जी, सर्टिफिकेट ऑफ रेडीनेस देना है, और जनाब ये तीनों चीजें आ गई। ऑब्जेक्शन अगर कोई है तो वो भी आप फाइल करेंगे और कोर्ट उनको इन 7 दिनों के अंदर इसको डिस्पोज ऑफ कर देगी। लो जी 7 दिन के अंदर जो है इश्यूज आ गए और 7 दिन के अंदर ऑब्जेक्शंस और सर्टिफिकेट ऑफ रेडीनेस वगैरह आ गया। अब जनाब ये इसके बाद में 90 दिन का वो दे दिया गया टाइम जो है, यहां पर यहां तक ये मैटर जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट का था। अब जैसे ही जनाब ये काम मुकम्मल हो गया, इश्यूज फ्रेम हो गए और पार्टीज आ गई, पार्टीज के गवाहान आ गए, उन्होंने सर्टिफिकेट ऑफ रेडीनेस भी दे दिया, लिस्ट ऑफ विटनेसेस भी दे दी। अब क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट ने क्या किया कि जनाब उसको भेज दिया ट्रायल कोर्ट में। अब ट्रायल कोर्ट के पास जो भी टाइम है जनाब इसमें 90 डेज का। ट्रायल कोर्ट क्या करेगी कि अगले 90 डेज के लिए वो उसको कहा जाएगा कि आप जनाब इसमें एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड करवाएं। ठीक है जी, तो एविडेंस रिकॉर्ड करवाने के हवाले से जनाब इसमें जजेस को ये इख्तियार दिया गया कि वो खुद लिखना चाहे तो खुद लिख सकते हैं। उनको मजीद इंपावर किया गया कि वो जनाब कमीशन के जरिए लिखवा सकते हैं। और डिस्ट्रिक्ट जज को इसमें बाउंड किया गया कि वो वकला में से और रिटायर्ड जजेस में से कमीशन जो है यानी शहादत लिखने के हवाले से लोगों का अरेंज करके रखे ताकि कमीशन एंड टाइम पर जो है वो कमीशन के हवाले से कोई प्रॉब्लम मत हो। तो डिस्ट्रिक्ट जज को इसमें पाबंद कर दिया गया। अब जनाब कमीशन भी तैयार हो गया, एविडेंस राइटिंग आ गई। दोनों पार्टीज के लिए 90 दिन का टाइम दे दिया गया कि 90 दिन के अंदर आपने क्या करना है, इस एविडेंस को मुकम्मल करना है। पहले एक पार्टी आई उसने एविडेंस करवाई, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आई, दूसरी पार्टी आई उसने एविडेंस करवाई और फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आई। अब इसके लिए जज को क्या करना पड़ता है कि जो उसमें डेट्स थी वो 3 दिन 4 दिन या 5 दिन की डेट जो है मैक्सिमम होनी चाहिए ताकि 90 दिन के अंदर ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाए। 90 दिन में शहादत मुकम्मल हो गई और शहादत मुकम्मल होने के बाद 20 दिन का टाइम दिया गया इसमें फाइनल आर्गुमेंट्स के लिए। ठीक है जी, 20 दिन में जनाब फाइनल आर्गुमेंट्स भी मुकम्मल हो गए। और उसके बाद में क्या हुआ जनाब कि फिर जनाब ये जजमेंट आ गई है। जजमेंट से पहले, क्योंकि अभी मैं सेक्शन 26 को डिस्कस कर रहा था जिसमें ये सारा प्रोसेस बयान किया गया, तो ये फाइल हो गया। फाइल होने के बाद जनाब ये समनिंग है 27 से 32 सेक्शन में इसका प्रोसेस बताया गया है। और फिर ये एविडेंस मुकम्मल हो गई तो ये जनाब जजमेंट आ गई सेक्शन 33, इसके जजमेंट इसमें डिस्कस की गई है। अब जजमेंट में जनाब सेक्शन 35A जो है ये फॉर वेक्सेशियस क्लेम्स एंड डिफेंसेस जो है उनके तहत फाइन कोर्ट कर सकती है। तो ये हमने आज अल्हम्दुलिल्लाह सूट को डिस्कस किया है और सूट के तमाम अहम सेक्शंस हमने जो है मुख्तसरन डिस्कस कर लिए हैं। और ये सेक्शंस आपकी फिंगर टिप्स पे लाने के लिए मैं एक दफा फिर दोहरा देता हूं कि सूट जनाब फाइल करेंगे। सूट के हवाले से पहले ज्यूरिस्डिक्शन है, नो में ट्राई टू ऑल सूट्स, जब तक बार ना होंगे वो कर सकती है सिविल कोर्ट। और अगर दो उसमें पहले कोई इसी प्रॉपर्टी का सूट मौजूद है तो फिर स्टे होगा सूट। और रेस्ट जुडिकाटा के तहत अगर पहले कोई इसी प्रॉपर्टी का दोनों पार्टीज के बीच में डिसीजन कोई कोर्ट दे चुकी है तो फिर जनाब रेस्ट जुडिकाटा के तहत सूट जो है फर्दर फाइल नहीं होगा। और अगर किसी ने अपने मिस रिप्रेजेंटेशन की बुनियाद पर कोई डिग्री ले ली है तो 12(2) के तहत एप्लीकेशन होगी, अलहदा से सूट फाइल नहीं होगा। अब जनाब इसकी हम प्लेस ऑफ स्यूइंग को देखते हैं तो इसमें सेक्शन 15 जो है कि वो जहां पर जो सबसे कम ग्रेड की जो कोर्ट होगी लेकिन उसको कॉम्पिटेंसी अगर हासिल है तो वहां पर ये फाइल होगा। सब्जेक्ट मैटर जहां होगी वहां पर दावा होगा। ज्यूरिस्डिक्शन अगर अनसर्टन है तो किसी जगह पर भी दावा हो सकता है। सेक्शन 19 में फॉर कंपनसेशन है तो जहां पर मुद्दा ले रहा होगा वहां पर फाइल करें। ठीक है जी। सेक्शन 20 से कहता है कि ऑब्जेक्शन टू ज्यूरिस्डिक्शन है तो फिर आप अर्ली स्टेज पर लें
और 24 ये है कि ट्रांसफर और विड्रॉल जो है उसके हवाले से कोर्ट को इख्तियार हासिल है और पार्टी भी एप्लीकेशन दे सकती है। अब यहां से जनाब आ गया जी इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट में जनाब ये 26 है, 26 बी जो है, जो अमेंडमेंट्स आई हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। उस अमेंडमेंट के हवाले से उसमें जनाब जैसे ही मुद्दा अपीयर हुआ 30 डेज का टाइम रिटन स्टेटमेंट के लिए, 7 दिन का इश्यूज के लिए, 7 दिन का ऑब्जेक्शंस के लिए, और उसके बाद में जनाब कहां आ गया ट्रायल कोर्ट में। और ट्रायल कोर्ट क्या करेगी, 90 डेज का टाइम है एविडेंस राइटिंग के हवाले से। एविडेंस राइटिंग हो गई, उसके बाद में जनाब ये जजमेंट आ गई 33 में, और 35 में ये है कि जजमेंट के साथ कोर्ट क्या कर सकती है, जुर्माना भी कर सकती है। तो दोस्तों हमने सूट को फिंगर टिप्स पर आज कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर इस हवाले से करेंगे एग्जीक्यूशन पर।